एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम कमेंट। पहले मैटर से शुरू करते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर वो चीज़ होता है जो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका वॉल्यूम होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया मैटर का। चाहे एयर मैटर है, एयर मैटर है क्योंकि उसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम नहीं रहता, लेकिन वो मतलब कि मास ऑक्यूपाई करता है और मतलब उसका मास होता है मैटर क्योंकि वो उसका मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए को मैटर कंसिडर किया जाता है। और फिर ये पेंसिल भी मैटर है, मैं भी मैटर हूँ, सब चीज़ मैटर होता है। और मैटर्स के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस में दो तरीके के सब्सटेंसेस रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं और कंपाउंड्स रहते हैं। एलिमेंट्स जो एक ही टाइप के एटम से बनते हैं और वो प्योर होता है, उनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। कंपाउंड्स प्योर डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस से बनते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है थ्रू मतलब केमिकल प्रोसेसेस है। जैसे कि H2O जैसे कंपाउंड है, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो कंपाउंड बेसिकली रहता है, इट इज़ अ मिक्स कंपाउंड, एक प्योर सब्सटेंस रहता है जो केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एक फिक्स प्रोपोर्शन में, ना कि मतलब कि अनइवन प्रोपोर्शन में। मतलब अगर मैंने कहीं से निकाल लिया, अगर मैं ये ग्रीन टी का लेता हूँ H2O, तो फिर इसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम रहेंगे रादर दैन कि 3 हाइड्रोजन या फिर 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम आते हैं एटम्स पे। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है मैटर का जो केपेबल हो सकता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन में पार्टेक कर सकता है। एटम हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, ना तो वो इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और एटम का जो साइज रहता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, या तो 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर कहा जा सकता है। ठीक है, अब एलिमेंट पे आता है। एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर रहता है जिसको हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब एलिमेंट के 3 टाइप, मतलब कि एटॉमिसिटी पे बेस्ड एलिमेंट्स के 3 टाइप रहता है, मोनोएटॉमिक एलिमेंट, डायटॉमिक एलिमेंट और ट्राइएटॉमिक एलिमेंट। अब मोनोएटॉमिक एलिमेंट वो एलिमेंट रहता है जो मतलब एक सिंगल एटम से बना रहता है, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, शायद से जेनॉन हो गया, ये सब बाद में आएगा, बट इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। अब डायटॉमिक एलिमेंट्स और जो ट्राइएटॉमिक एलिमेंट है वो एक और कैटेगरी में जाता है जिसको कहते हैं पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स, क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से बने हुए रहते हैं। ठीक है, अब डायटॉमिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स रहते हैं जो 2 एटम से ज़्यादा कंबाइन होकर बनते हैं। अब डायटॉमिक एलिमेंट का एक सिंपल एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, जो O2 के फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट रहता है। ट्राइएटॉमिक एलिमेंट, इसका भी सिंपल एग्जांपल है ओजोन, जो O3 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एक केमिकल स्पीशीज रहता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बना हुआ रहता है। ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, और ये केमिकली बॉन्डेड रहते हैं एक दूसरे से। अब ये थोड़ा एक क्वेश्चन आएगा मेरे माइंड में कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो फिर अब मेरे ये क्वेश्चन क्योंकि मेरे माइंड में एक मॉलिक्यूल रहता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बना रहता है, वो केमिकली कॉम्बिनेशन में। और एक कंपाउंड जो रहता है वो एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल रहता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं कंबाइंड फिक्स रेशियो में। हाँ, अच्छा, हर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होता है, लेकिन इन हर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होता है, और कंपाउंड्स एक सबसेट है मॉलिक्यूल्स के। ये मैं चैट जीपीटी से देख के बोल रहा हूँ। मॉलिक्यूल्स डायटॉमिक हो सकता है, ट्राइएटॉमिक हो सकता है, पॉलीएटॉमिक हो सकता है। कंपाउंड्स का हमेशा 2 डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड रहते हैं, मतलब कि डायटॉमिक
सकता है, एटॉमिक नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूल्स मे और मे नॉट हैव यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट आर डिस्टिंक्ट। अच्छा, मतलब बेसिकली ये है कि मॉलिक्यूल्स का मतलब मेन सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में, कि मॉलिक्यूल जो है वो सेम एटम से बने हुए रह सकते हैं, और जो कंपाउंड है वो मतलब जनरली नहीं, मतलब कि हमेशा ही कंपाउंड दो अलग टाइप के एलिमेंट से बने हुए हो सकता है। अगर समझ में आ गया मुझे। और जो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल है उनका यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कंपाउंड है उनका हमेशा ही यूनिक प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि ऑक्सीजन O2 के सिमिलर है, पता नहीं ये क्या हुआ रहा। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर जी, ये कहता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में एक एटम के। अब ये हमेशा एक होल नंबर रहता है, और दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता कभी। और एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का हमेशा सेम रहेगा, और सब जो एटम्स है उनका जो एलिमेंट है उनका सबका सेम एटॉमिक नंबर रहेगा। तो मतलब कि अगर मैंने एक सोडियम का एटम ले लिया और एक और सोडियम का एटम ले लिया, तो दोनों का जो एटॉमिक नंबर वो हमेशा 11 ही रहेगा। ऐसे काइंड ऑफ सोच सकता है। 11, हाँ 11। अच्छा, बहुत ब्यूरी स्क्रीन। तो फिर ये आता है वैलेंसी कोरिलेशन पे। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक शेल में, जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि घूमता है एक ऑर्बिट या फिर एक शेल में न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ओके, तो जो फीलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा अंदर से बाहर, मतलब कि सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो फिर यहाँ पे एक ऑर्बिट रहेगा, तो फिर यहाँ पे पहले भरेगा, फिर यहाँ पे भरेगा, फिर यहाँ पे भरेगा, फिर यहाँ पे भरेगा, तो बढ़ते जाएगा। ठीक है। जो आउटर मोस्ट सेल है वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, और जो नेक्स्ट इनर सेल है जो पेनल्टीमेट सेल रहता है उसमें 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। Even if the capacity of the penultimate cell exceeds it, it cannot have more than 8 electrons unless there are 2 electrons in the outermost shell. जैसे कि हम देखते हैं कैल्शियम के इसमें कैल्शियम के बाद जो आता है एस से कुछ तो नाम है स्ट्रैंडियम, उसमें मतलब कि 2892 रहता है, लेकिन कैल्शियम में 2882 इसलिए रहता है क्योंकि कैल्शियम पहला एलिमेंट रहता है जिसके जो लास्ट पे मतलब कि जिसके पेनल्टी मतलब ये बैलेंस सेल में, मतलब जो लास्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ही मतलब कि जब 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया तो फिर उसके बाद ही मतलब जो पेनल्टीमेट सेल उससे पहले वाला सेल था उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। ओके, अब वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी रहता है एटम का, और एक एटम एलिमेंट के एक एटम का ताकि वो नोबल गैस या फिर मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाए। Costello Lewis observed that the noble gases are reactive. The octet rule, every element wants to attain 8 electrons in the outermost shell. अब जो octet rule कहता है जो कॉसल और ल्यूइस ऑब्जर्व किए कि जो नोबल गैसेज है वो हमेशा मतलब कि नॉन रिएक्टिव रहती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहता है, मतलब उनके मतलब जो भी एलिमेंट है वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है उनका आउटर शेल में हो जाए। ठीक है, तो जैसे ड्यूप्लेट रूल जिसमें द आउटर मोस्ट शेल इज के द एलिमेंट टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब जो ड्यूप्लेट रूल है वो सिंपल कहता है कि अगर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जो सिर्फ हीलियम के केस में रहता है, तो फिर उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल है वो सिर्फ के ही है, तो फिर उसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। अब कोवैलेंसी रहता है जो जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जैसे एलयूसीएल में, और इलेक्ट्रोवैलेंसी रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो लूज होता है या तो गेन होता है। अच्छा सॉरी, तो अभी तक मुझे यहाँ तक समझ में आ गया। वैलेंसी बेसिकली रहता है जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है या तो लूज करना है या तो शेयर करना है, ताकि वो जो एलिमेंट है वो उस एलिमेंट का जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी या इलेक्ट्रॉनिक नोबल स्टेट लाइक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाए। ये कौन बोला? कॉसल ल्यूइस। ठीक है, कोवैलेंसी जो रहता है वो रहता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोवैलेंसी जो रहता है वो लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। अच्छा, अब आयंस क्या होता है? एक एटम जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसमें जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं उसको एक आयन कहा जाता है।
तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि एक एटम, एक सिंगुलर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, जो मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब कि यहाँ पे कुछ कि या तो नहीं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोवैलेंसी इफेक्ट लिए बेसिकली जो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी अकर हुआ है, उसको हम एक आयन कह सकते हैं मेरे हिसाब से शायद से। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कैन आयन बी सेड basically that electrovalency has happened. अच्छा, मतलब सब आयंस जो सब आयंस है वो इलेक्ट्रोवैलेंसीज नहीं फॉर्म होता है, जैसे कि पॉलीएटॉमिक आयन हो गया NH4, ये अमोनियम हो गया, वो अच्छा बेसिकली कोवेलेंसी हुआ है या तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हुआ है, बस इतना है शायद सर। and electrovalency occurs and forms ion. हाँ, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी और जब कोवैलेंसी फॉर्म होता है तो फिर आयन फॉर्म होता है। थैंक यू चैटजीपीटी। अब आयंस के दो टाइप रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाता है, और अनायन नेगेटिवली चार्ज आयन जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन से बढ़ जाता है। मतलब बेसिकली अनायन में क्या होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैटायन जो पॉजिटिव आयन रहता है उसमें माइनस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो चार्ज है वो मेरे हिसाब से चेंज होता है कैटायन और एनायन में। अच्छा, अब जो मास नंबर है, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी सम ऑफ द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, तो फिर एक एलिमेंट में जो सम जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है उनका सम जो रहता है उसको हम मास नंबर कह सकते हैं। अच्छा, जो मास नंबर रहता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और द नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बेसिकली रहता है वो भी बेसिकली सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही रहता है, पता नहीं लगता है ऐसे भी लिखा है भाई साहब। अच्छा, जब क्या कहता है, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और आर्गन। अच्छा, जब ऑड एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, जैसे कि सपोज ये हो गया, क्या नाम है, ऑड एटॉमिक नंबर और सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11, तो फिर 2 11, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो बेसिकली फॉर्मूला यूज होता है 2Z1 2Z+1। गेस हुज बैक। ओके, हम मास नंबर पे थे। तो जब ऑड एटॉमिक नंबर रहता है किसी भी एलिमेंट का, तो फिर सपोज हमने लिया था एग्जांपल सोडियम का, तो फिर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो फिर जो फॉर्मूला यूज होता है 2Z+1, तो Z हो गया अपना एटॉमिक नंबर, तो फिर हमने 2Z की जगह पे रखा 11, तो 2 × 11 + 1, तो ये हो गया 23। अब इवन एटॉमिक नंबर है, जैसे कि इसका हो गया, क्या नाम है, ऑक्सीजन का, तो फिर 8, तो फिर फॉर्मूला हो गया 2Z, तो 8 × 2 16। अब इसका एक्सेप्शन हो जाता है 7 और 4, और 7 में यूज हो गया कि 7 में जो है वो इवन एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला यूज होगा, और ये क्या नाम है, 4 में ऑड का यूज होगा, मुझे नहीं पता क्यों है, बट आई विल ट्राई टू लर्न। ठीक है, आइसोटोप्स तो रहते हैं, वो एटम्स रहते हैं सेम एलिमेंट के, एटम्स रहते हैं सेम एलिमेंट के जिनका सेम एटॉमिक नंबर रहता है बट डिफरेंट मास नंबर रहता है। तो बेसिकली उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 ज्यादा रहता है, न्यूट्रॉन ज्यादा रहता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक एटम और एक और एटम, दो एलिमेंट के जिनका सेम इनका हो गया सेम, ये क्या कहता है, एटॉमिक नंबर दोनों का 12 12, सपोज कार्बन 12 कार्बन 12, नहीं ये तो उनका वो रहता है ना भाई साहब, बिल्कुल ये उनका मास नंबर रहता है C12 हो गया। तो अगर एक और क्या कहता है, एक और एटम हो गया तो हो गया C13, ये एक और आइसोटोप है कार्बन का, ये होता है आइसोटोप। अब एटॉमिक मास क्या होता है,
the weighted average of all of the masses of all isotopes of an element. अब एटॉमिक मास और मास नंबर में मेरा डिफरेंस हार्ड रहेगा, तो फिर मैं इसको एक बार चैट जीपीटी कर लेता हूँ। Create between atomic and mass and mass. हम नहीं पता इसे। अच्छा ठीक है, तो फिर बिना चैट जीपीटी करना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास जो रहता है वो वेटेड एवरेज रहता है सब आइसोटोप्स के एक एलिमेंट का। तो बेसिकली C12, C13, C14 ऐसे इनका जो वेटेड एवरेज निकालेंगे पूरे मासेस का, उसका कहता है एटॉमिक मास। और जो मास नंबर रहता है वो रहता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब फॉर्मूला यूनिट एंड मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास जो रहता है वो सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल हो गया H2O, सपोज H2O किसका हुआ मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल पता नहीं कैसे ये दोनों एक मॉलिक्यूल भी एक कंपाउंड भी बोल रहा है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड पता नहीं, मतलब आगे थोड़ा समझ में आ जाएगा मुझे होपफुली। तो जब मॉलिक्यूलर मास रहता है, जो सपोज H2 एक मॉलिक्यूल हो गया, तो हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो हम निकालेंगे 2, वो हो जाएगा 1U। 1U इंटू 2 हो जाएगा कि 2 हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, तो इसका मास हो जाएगा 16U। तो 16U प्लस 2U इज इक्वल टू 18U। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर, एक वाटर के मॉलिक्यूल का। फॉर्मूला यूनिट मास ये जो रहता है वो सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल विल फॉर फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। अब कंपाउंड के लिए अब ये यूज होता है फॉर्मूला यूनिट मास, मेनली यूज होता है। मेन चीज डिफरेंस है मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला यूनिट मास में, जो मुझे बाद में कंफ्यूजन होगा मुझे लग रहा है कि जो फॉर्मूला यूनिट मास है वो नॉन मेटल्स और मेटल के बॉन्ड के लिए यूज होता है। जो कंपाउंड है जैसे कि NaCl का, क्योंकि Cl का जो ये क्या कहता है एटॉमिक मास है वो 35.5 है, नॉन होल नंबर है, इसीलिए हार्ड रहेगा हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना। इसलिए फॉर्मूला यूनिट मास क्या रहता है, होपफुली मेरा ये जजमेंट सही है। ये होता है सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। जो फॉर्मूला यूनिट है, मतलब कि जो फॉर्मूला है एक कंपाउंड का, उसमें जितना भी आयंस है, मतलब जो आयंस है उनका पूरा मास रहता है फॉर्मूला यूनिट मास। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे आता है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दिया था 1789 में एंटोइने लॉरेंट लैवोइजर ने, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कंसिडर बोला जाता है। मतलब कि एक सिंपल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। बेसिकली यही है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। एक सिंपल रिएक्शन में कहा जाता है क्योंकि एक मतलब कि एक इनक्लोज बॉक्स में अगर मतलब एयर से एक्सपोज हुआ तो क्योंकि इसका रीजन चेंज हो सकता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहता है, वो दिया गया था 1794 में बाय G.L. Proust।
इसमें कहा जाता है एक केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट से बना हुआ रहता है और जो फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं बाय मास। जैसे कि H2O, इसमें 2U का रहेगा हाइड्रोजन और 16U का रहेगा ऑक्सीजन। तो हमेशा यही मास रहेगा एक H2O के मॉलिक्यूल का। अब मोल कॉन्सेप्ट पे आता है। मोल बेसिकली एक सेट वैल्यू है, जैसे कि एक डजन हो गया तो फिर उसको कह सकते हैं 12, 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो वैसे ही 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 यूनिट। तो अगर मैं बोला आपको कि आपको एक एक मोल पेन लेके आना, तो आप लेके आ नहीं पाओगे कभी। तो बेसिकली मेरा कहना हुआ 6.022 इंटू 10 to the power 23 पेन चाहिए मुझे। ऐसे ही मैंने अगर आपको बोला एक डज़न, मैंने खुद को बोला कि एक डज़न एग्स लेके आना है, तो फिर आप 12 एग्स ले, मैं 12 एग्स लेके आऊँगा। तो बेसिकली 1 मोल ऑफ एटम रहता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स, और वैसे ही 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल पता कैसे चलता है? ये पता चलता है मास गिवन अपॉन मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल इधर 1 आयन एटम और मॉलिक्यूल। मोलर मास कहता है एक एटम का, या तो आयन या तो एटम या तो मॉलिक्यूल का। एलिमेंट्स का ग्राम एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल्स का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, और आयनिक कंपाउंड्स का परमाणु यूनिट मास होता है। एक मोल ऑफ कार्बन में 6.02 इंटू 22 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होता है कार्बन का, तो उसका मास हो गया 12 ग्राम। मेरी मास ऑफ इसमें यूनिटरी मेथड भी यूज होता है लगता है। यूनिटरी मेथड से किया गया। ओके, अब आता है फाइनली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने ये प्रपोज किए थे थ्योरी, ताकि वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर पाए। मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन और प्रोपोर्शन को दोनों एक्सप्लेन कर पाए 1808 में। तो मतलब कि ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स, 19 ईयर्स बाद वो दोनों लॉस के। ठीक है, तो इसमें 6 पॉस्टुलेट्स हैं। अब हम उन सारे पॉस्टुलेट्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी मैटर है वो मेड होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिनको एटम कहा जाता है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो बेसिकली बहुत छोटे, ये तो क्या ही है भाई साहब। तो जो एटम्स है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, और जिनको क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। ये रॉन्ग निकला इसका। ठीक है, atoms of a given elements are identical in mass and chemical properties। ये भी रॉन्ग निकला इसका। isotopes होता है। Atoms of different elements have different masses and different chemical properties। ये भी इसका रॉन्ग हो गया, क्योंकि atoms of different elements, सपोज कि क्लोरीन हो गया और आर्गन हो गया, उनका मास तो सेम है। तो एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं एक रेशियो में, जो स्मॉल होल नंबर्स में है, ताकि कंपाउंड बन सके। ये इसका बात सच था, ये बात अभी भी सच है। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये भी बात इसका सच्ची है सर। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। ठीक है, तो अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी चीजें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अच्छा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये फॉलोइंग 3 फैक्ट्स नहीं एक्सप्लेन कर पाई, कि एटम्स डिफरेंट एलिमेंट में डिफर कैसे करते हैं मास में और ईच अदर, मतलब कि मासेस और प्रॉपर्टीज में। व्हाई डू एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मासेस एंड प्रॉपर्टीज? Why do atoms combine to form molecules, or atom is indivisible of matter? क्योंकि बाद में खोज होने लगा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। अब फिर से एटम्स का डेफिनेशन मैंने लिखा है, फिर से पढ़ लेता है। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, जो केपेबल है केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने का। ये 3 चीजों से बना हुआ रहता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुआ था। अब कैथोड रे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स पे पूछते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुए थे बाय जे थॉमसन इन 1897। ठीक है, ये हुआ था डायरेक्ट 3 इयर्स बाद इसके। नहीं, 3 नहीं भाई साहब, बहुत समय बाद, 90 ईयर्स ऑलमोस्ट, 89 ईयर्स।
बाय बाद एडल्टर एटॉमिक थ्योरी के, ठीक है। बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एक इलेक्ट्रॉन का मास रहता है 9 into 10 to the power -31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है -1.6 into 10 to the power -19 कोलम्ब। और जो रिलेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो है -1। प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स जो है वो डिस्कवर हुए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड में। उनको डिस्कवर किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1886 में। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से। और इसका प्रोटॉन का जो मास रहता है वो 1.6 into 10 to the power -27 किलोग्राम होता है। और जो चार्ज रहता है वो 1.6 into 10 to the power -19 कोलम्ब होता है। और इसका रिलेटिव चार्ज रहता है +1, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था 1932 में, मतलब बहुत समय बाद सब इलेक्ट्रॉन और इसका हुआ था। वैसे प्रोटॉन पहले हुआ था इलेक्ट्रॉन से 1886 में, और इलेक्ट्रॉन का 1897, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था जेम्स चैडविक से हुआ था 1922 में। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो 1.674 into 10 to the power -27, मतलब अभी तक का सबसे हाईएस्ट। और इसका चार्ज है 0, और इसका रिलेटिव चार्ज भी है 0। तो अब हम आ सकते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल पे। अब थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल था एक सिमिलर था एक हलवे की तरह। हलवे में बीच बीच में रीजन्स रहता है, या फिर वाटरमेलन जिसमें बीच बीच में सीड्स रहता है। तो फिर इन सीड्स के कारण बेसिकली ये था कि पॉस्टुलेट पड़ता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के। तो एक पॉजिटिव स्फीयर रहता है जिसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड रहता है, मतलब दाने दाने जैसे, जैसे कि वाटरमेलन में सपोज वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव स्फीयर है और इसके अंदर जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन्स है। ये था पॉस्टुलेट। एक एटम कंसिस्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का, और इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो सब उसमें एम्बेडेड रहते हैं। जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इक्वल रहते हैं मैग्नीट्यूड में, मतलब कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कहते हैं बैलेंस आउट कर देता है काइंड ऑफ। तो फिर इससे एक और प्रॉब्लम खड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल है, बट सब इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल नहीं। इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी चाहिए रहता है। अगर ये पहले से स्टेबल है तो फिर ये कैसे स्टेबल हो सकता है, ये था। और जो मास ऑफ एक एटम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट। जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ये भी गलत है क्योंकि जो मेनली तो पूरा मास है एक एटम का वो बीच में रहता है, आज हमने पढ़ा होगा बॉर्स बॉर्स एटॉमिक मॉडल में। yes। ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये एक मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कैसे पॉजिटिव स्फीयर में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को होल्ड कैसे करेंगे, और क्योंकि नेगेटिव तो रिएक्ट करते रहेंगे ना, पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, तो मुझे पता था। ओके। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में शायद सब पढ़ना पड़ेगा, बट मैं नहीं पढ़ता। तो डायरेक्ट पॉस्टुलेट्स पे आते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल स्पेस में uh, in the center of the atom. This small space is called the nucleus. Nearly all of the mass of an atom is concentrated in the nucleus. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं रदरफोर्ड जी कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ये प्रेजेंट रहते हैं एक स्मॉल स्पेस में सेंटर ऑफ द एटम के, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। और जो सारा मास है ऑलमोस्ट न्यूक्लियस का वो सारा इसी में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में एक हाई स्पीड में सर्कुलर पाथ में, जिनको ऑर्बिट कहा जाता है। और एक एटम उसका कोई नेट चार्ज नहीं रहता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो ये भी गलती होगा, बेसिकली न्यूट्रल तो रहता नहीं एटम सारा एक्सेप्ट नोबेल गैसेस। और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो स्मॉलर रहता है देन द न्यूक्लियस, स्मॉलर देन द न्यूक्लियस एटम एटम। और इन्होंने ये भी कहा जो न्यूक्लियस है वो स्मॉलर रहता है, क्या कहते हैं, स्मॉलर रहता है इससे क्या कहता है एक एटम से। तो मतलब मेनली जो रीजन है एटम का वो एम्प्टी रहता है।
मेरा लोकेशन चलना है दिखा रहा है। अच्छा, drawbacks of Rutherford's atomic model. Rutherford's theory was incomplete because it did not mention anything about the arrangement of electrons in the orbit. It could not satisfy Maxwell's theory. Any accelerated charged particle emits radiation and loses energy. तो मतलब मैक्सवेल थ्योरी कहती है कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो रेडिएशन एमिट करता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी लूज करता है और जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए फिर से एटम का। ओके, बोर्स एटॉमिक मॉडल जो अभी तक हम फॉलो करते हैं, postulates only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. While revolving around the discrete orbits, electrons do not radiate energy. These orbit cells are called energy cells. These energy cells are represented in two ways, by numbers 1, 2, 3, 4, 5 and by letters KLM and OP. KLM and OP, हाँ। Energy cells are counted from the center outwards. अब यहीं पे थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर का कोलिजन होता है और अभी मजा आता है। ठीक है, एक सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स रहता है जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि एटम के अराउंड रहता है। ठीक है, ऐसे कोई रैंडम ऑर्बिट्स नहीं है, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है। ठीक है, और ये इनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट्स है इनको एनर्जी सेल्स कहा जाता है और ये एनर्जी सेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है दो वेज में। पहला है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स और K11OP अल्फाबेट्स। अब फिर से आता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप और आइसोबार पर। एटॉमिक नंबर जो रहता है वो नंबर ऑफ प्रेजेंट रहता है एक एटम में, उसको प्रोटॉन कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है जी से। तो इसका रिप्रेजेंट हो गया एक्स और नीचे की तरफ लेफ्ट बॉटम की तरफ जी। और जो एटॉमिक नंबर जो मास नंबर है वो इक्वल रहता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के, और इसको ए से डिनोट किया जा सकता है। तो फिर एक्स एलिमेंट, नीचे की तरफ जी एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ ए मास नंबर। ओके, isotopes. Atoms of the same element with same atomic number but a different mass number are called isotopes. अब atoms जो सेम एलिमेंट के हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर है और उनका लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उनको कहा जाता है आइसोटोप्स। Isotopes have the same chemical properties but different physical properties. Isotopes की जो chemical properties है वो सेम रहती है बट properties physical properties रहती है वो डिफरेंट रहती है। अब इनका एप्लीकेशन रहता है, एक आइसोटोप ऑफ यूरेनियम फ्यूल की तरह यूज होता है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट कैंसर ट्रीटमेंट के यूज होता है और आइसोटोप ऑफ आयोडीन गॉइटर ट्रीटमेंट के यूज होता है। आइसोबार्स एटम्स रहते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका मास नंबर सेम होता है, जैसे कि आर्गन और क्लोरीन। कैल्शियम कैल्शियम जैसे कि आर्गन मास नंबर 20, एटॉमिक नंबर 18। कैल्शियम मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर 20। यस, ठीक है। ये हो गया आइसोबार्स। और आइसोबार्स का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है बट उनका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहता है। जैसे हमने आइसोटोप में पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहता है, उसका एकदम अपोजिट। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। थैंक यू, बाय बाय।